तो हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आज हम आपका मैथ का सेट 5 का सॉल्यूशन कराएंगे और पूरे डिटेल सॉल्यूशन कराएंगे व्हाइट बोर्ड में बता के। ठीक है, इससे पहले हमने सेट 4 तक कर दिया है और आपको मैं बता दूंगा वीडियो में कि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ भी अब अगर होगा तो 2-4 दिनों के बाद आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन ये वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा वीडियो के बीच में ही बता देंगे। तो चलिए हम पूरा सॉल्यूशन कराते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग को जरूरी है और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक और चैनल है हमारा नवाबा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे भी क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है, तो दोनों को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आप ही का फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि 225 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। 225 को 225, तो हम लोग 225 को ऐसे लिख के हम उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि जोड़ के 5 2 7 2 9 आता है। 9 आता है तो अब 3 से भी जा सकता है और इकाई अंक 5 है तो 5 से भी जाएगा। आपको विभाज्यता का नियम याद रखना है। तो चलिए हम 3 से ही देते हैं क्योंकि 3 छोटा है। तो 3 7 21 और एक आया इधर। 5 से भी दोगे तो गड़बड़ नहीं होगा, मैं बता दूंगा। यहाँ पे बगल में भी बता दूंगा। बहुत सारे बच्चे पूछते सर 3 से दे कि 5 से दे, बहुत छोटी सी बात है, दोनों से दे सकते हैं। 3 7 21, एक इधर आएगा, 3 5 15 जाएगा, है ना। फिर से देखो 3 से चला जाएगा, 7 5 12 होता है जोड़ के, 3 दूनी 6, फिर एक इधर आएगा, 3 5 15, फिर देखो 5 से जाएगा क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, 5 2 7 हो जाता है तो 5 25। यह आ गया आपका 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, और अगर कुछ बच्चे अगर 5 पहले ले लेते तो देखिए आंसर में अंतर नहीं आएगा। ठीक है, 5 चौके 20 और 2 इधर गया 25 25। ठीक है, फिर देखिए 5 से जाएगा, 5 9 45, फिर 3 तिया 9। देखो वही सेम आया, 3 इंटू 3 इधर भी आएगा। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो सेम ही आंसर आएगा। तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको आंसर यही याद रखना, यही मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन इसका फर्स्ट का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि दो संख्या दिया हुआ है, दोनों को लासा और मासा में से आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है? मासा गुने लासा होता है। ये आप लोग को मैंने पहले भी बताया पिछले सेट में। तो देखिए पहली संख्या हमको 130 दिया तो 130 इधर लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी संख्या हमको कितना दिया हुआ है? 420 दिया हुआ है, तो 420 लिख देंगे। और हमको देखिए आपको क्या दिया हुआ है? मासा दिया हुआ है, तो मासा पहले छोड़ दीजिए, पहले लासा लिख देते। लासा तो हमको पता नहीं है। और मासा कितना दिया है? मासा हमको 10 दे दिया गया है। ठीक है, तो हमको लासा निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो ये वाला 10 उधर चला जाएगा, आप लोगों को पता होगा। तो 130 गुने 420 और ये 10 इधर चल जाएगा बट्टा में, और बराबर लासा इधर अकेला रह जाएगा। ठीक है, अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा लासा क्या बनेगा? देखिए लासा 130 गुना 42 गुना करके देखिए। ठीक है, गुना करोगे तो कितना आएगा? पहले हम 113 को 42 से गुना करके 0 बैठा देते हैं, तो इधर गुना कर देता हूँ मैं आप लोग के लिए। 42 गुने 13 है ना, तो 3 दूना 6, 4 3 12, फिर 2 और 4 है ना, 6 2 2 4 और 5, 546। तो 546 में एक 0 मैं यहाँ पे बिठा दूंगा, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है? कौन सा मैच कर रहा है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट कर रहा है। तो लासा कितना आया? 5460। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है। हम यहाँ पे सिर्फ पहली संख्या को ए मान लेंगे, दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको पहली संख्या ए तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन बी दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है? बी कितना मान लेते हैं? 8 मान लेते हैं, दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। HCF ऑफ ए बी, ये ए और ये बी हुआ, तो ए कोमा बी, ये 1,8 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पता है। अपने के ऊपर लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 4, तो ये लिख लेंगे। ठीक है, फिर LCM ऑफ ए बी, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है हमें? 24 दिया हुआ है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे तो आपको एक क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, तो सेम ही चीज़ है, बराबर 4 और LCM ऑफ A,8 है ना, ये 24 दिया है। तभी मैंने जैसे कि ऊपर वाला फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। तो हम यहाँ पे वही कर देते हैं। तो A क्रॉस B, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM ऑफ AB। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इंटू HCF ऑफ ए बी। ठीक है, ये आप लिख देनी है। फिर देखिए ए आपको यहाँ पे वैल्यू पता नहीं, तो ए को ऐसे ही रखने दीजिए। जिसका जिसका वैल्यू पता, बी का वैल्यू 8 है, यहाँ पे 8 लिख देंगे। LCM ऑफ ए बी, LCM ऑफ ए बी देखो यहाँ पे 24 दिया तो 24 लिख दो। HCF ऑफ ए बी यहाँ पे 4 दिया तो 4 लिख देते हैं। ये 8 इधर चला जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 इंटू 4 बाई 8, तो 8 तिया 24 जाएगा, 4 तिया 12। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी में है ए इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन दिया है कि 4Q + 1, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि 4Q + 1, ठीक है, इसका क्या रूप होता है? मतलब ये धनात्मक पूर्णांक का क्या क्या होगा? ठीक है, इसका कौन सा संख्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा विषम।
लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन में ये डाउट है, विषम तो ऐसे आंसर का सही होगा, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे इनको दे देना चाहिए था कि क्यू एक पूर्णांक है, जहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, या कुछ भी चीज़ लिख देना चाहिए था कि क्यू पूर्णांक है। देखिए अगर क्यू पूर्णांक नहीं रहेगा तो दूसरा चीज़ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे क्यू को अगर हम मान लेते हैं अगर √3 हो जाए तो क्या हो जाएगा 4√3 + 1, ये तो कोई विषम संख्या नहीं है, ये क्या है, ये एक आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछना भी उनका थोड़ा सा गलत है, उनको पूछना चाहिए थे कि जहाँ पे क्यू एक पूर्णांक है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। लेकिन आपका क्वेश्चन जिस तरह से दिया है उसके रिगार्डिंग में बता दूं कि ये अपरिमेय नहीं मारिएगा, आपको विषम मार देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से देना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो, और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसको पूछ रहा है कि इस जो समीकरण ये जो दिख रहा है आपको द्विघात बहुपद, ये जो द्विघात बहुपद दिख रहा है, इसके शून्यकों का गुणनफल आपको पूछा जा रहा है ना। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, आपको हमने पहले ही बता दिया x² + bx + c, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि शून्यकों का यहाँ पे योग गुणनफल पूछ रहा है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, पहले ही फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, आप लोग फिर भी याद रख लीजिए, ये बार बार आता है शून्यकों का गुणनफल। हाँ, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, याद रखिएगा, c/a होता है, ठीक है। c/a, तो c/a, तो यहाँ पे 2/1, यहाँ पे x² का गुणक कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, बराबर 2/1, मतलब कि 2 हो जाएगा, कि जो कौन सा आंसर मिल रहा है आपका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण पूछ रहा है, ठीक है। तो शून्यकों का योग आपको 3 दिया है, तो आपको पहले बता दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -b/a, बार बार यही चीज़ हो रहा है रिपीट। और शून्यकों का अगर हम मान लेते हैं कि एक शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा, तो हो जाएगा अल्फा + बीटा, और शून्यकों का गुणनफल फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि -2 है, जो कि c/a हो जाता है, और ये शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा × बीटा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था पिछले बार कि द्विघात समीकरण को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसके शून्यकों को गुणनफल और उसके शून्यकों का योगफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, x², ठीक है, माइनस अल्फा + बीटा शून्यकों का योग इंटू x + अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ से देखिए x² रख देंगे, और शून्यकों का योग -b/a, जो कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे माइनस पहले लगा लेंगे, और यहाँ पे 3x बैठ जाएगा, और फिर देखो यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, -2 है, देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू -2 हो गया, अल्फा बीटा का वैल्यू -2 हो गया, और अल्फा + बीटा का वैल्यू 3 हो गया, यहाँ से -2 आ जाएगा, ठीक है, बराबर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपको देखिए कौन सा आपको मैच कर रहा है, ये आपको सी आंसर मैच कर रहा है, तो सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए 7th नंबर में क्या दिया है कि ये देखिए आपको इस तरह से करके दिया हुआ है, x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे। तो x एक्सिस को जितनी बार ये आपको जो दिया हुआ है द्विघात बहुपद का जो भी बहुपद है, बहुपद के लिए जो खींचा गया है लाइन, तो वो बहुपद का लाइन जितनी जगह x एक्सिस को काट करता है उतना आपका शून्यक होता है। तो देखिए यहाँ पे x एक्सिस को एक जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, 3 जगह। y एक्सिस को नहीं देखना है, सिर्फ x एक्सिस को देखना है, ये वाला नहीं लेना है, हम बता दे रहे हैं। तो x एक्सिस को 1 2 3 जगह काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, जो कि ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 3 इसके शून्यकों की संख्या डी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको समीकरण युग्म दिया हुआ है, 2 समीकरण दिए हुए हैं, और पूछा जा रहा है कि इनके कितने हल होंगे। तो आपको कैसे मैंने बताया था कि a1/a2 निकाल लेते हैं, ये a1 है, ये b1 है, ये आपका c1 है। अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, a1x + b1y, ठीक है, प्लस c, इस तरह से करके लिख सकते हैं, c1 = 0, यहाँ पे लिख सकते हैं a2x + b2y, ठीक है, प्लस c2 = 0, ऐसे रूप में आप लोग समझ सकते हैं। तो a1/a2 पहले निकाल लेते हैं हम लोग, a1/a2, तो
तो क्या हो जाएगा 2/4। तो 2/4 को अगर आप काट दोगे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। देखिए 2 दूनी 4, तो आपका आ गया इतना। B1/2 B2 हम लोग यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर देते हैं आपके लिए, तो 3/-5, ठीक है। तो ये आप देख सकते होंगे कि ये जो A1/A2 है B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो आपको पता होगा जब भी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाता है, तो ये फॉर्मूला, ये सारी फॉर्मूला आप लोग को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो ये अद्वितीय हल होगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो अद्वितीय हल होगा आपका, ठीक है, मतलब कि एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, एक हल होगा। तो अद्वितीय हल आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है कि दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं, ठीक है, एक y इक्वल टू 0 है, एक y इक्वल टू -5। इसका कितने हल होंगे आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता हो कि दो रेखाएं जितनी बार अपने आपस में प्रतिच्छेद करती हैं उतना हल होता है, ठीक है। दो रेखाएं आपस में जितनी बार प्रतिच्छेद करती हैं उतना उनका हल होता है। तो हम दोनों रेखाओं को यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं। तो y इक्वल टू 1 क्या हो, y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का क्या होता है, मतलब कि आपका समीकरण होता है। तो देखिए y जो यहाँ पे एक्स एक्सिस दिख रहा है, यहाँ पे y इक्वल टू 0 होता है, y इक्वल टू 1 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है। तो चलिए हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 दिखा देते हैं। 0 यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हम लगा देते हैं, -3 यहाँ पे हो जाएगा, -4 यहाँ पे हो जाएगा, -5 यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग संख्या रेखा दर्शाने आता होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 तो मेरा यहीं पे आ जाएगा। तो ये वाला एक्सिस ही आपका हो गया y इक्वल टू 0 का इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y इक्वल टू 0 का इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ y इक्वल टू -5, तो ये यहाँ पे इसका सीधा जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू -5, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे y इक्वल टू 0 सभी बिंदु पर होना चाहिए, यहाँ पे भी देखिए y इक्वल टू -5 सभी बिंदु पर है। तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, तो दोनों रेखाएं, जब आपको पता होगा कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो समांतर रेखाओं कितनी बार प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इसका कोई हल नहीं होगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो कोई हल नहीं होगा आपका, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स एक्सिस के पिछला बार एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग दिया था, तो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग आपको कैसे बनता, जैसे ये ऐसे रहेगा आपका संख्या रेखा, तो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे खिंचाएगा संख्या रेखा, ठीक है, समीकरण का जो खिंचाएगा, क्या बोलते हैं उसका, संख्या मतलब निरूपण जो किया जाएगा समीकरण का वैसे किया जाएगा। तो वो वाला भी ध्यान दीजिएगा, उसमें भी कोई मतलब कि सॉल्यूशन नहीं आया था पिछला बार। अब अगला क्वेश्चन देखिए 10th नंबर में पूछा गया है, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है कि दो समीकरण दिए गए हैं और उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी वो पता करना है। तो कैसे करते हैं, फिर से वही चीज़, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1/A2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 6/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 2/1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे B1/B2 क्या आ जाएगा, -2/-1 आ जाएगा। देखिए -2/-1 तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। C1/C2 क्या हो जाएगा, देखिए 9/12। तो 9/12 को आप लोग क्या कि 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4, तो कितना हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 के, लेकिन नहीं इक्वल है किसके, C1/C2 के। देखिए यहाँ पे 2/1 नहीं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो ऐसा किसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये समांतर रेखाओं के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो समांतर रेखाएं आपका आंसर हो जाएगा, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10th का, तो 10th का आपका समांतर रेखाएं का ऑप्शन आपका डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही मार देना आपको, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए दो समीकरण आपको दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स का हल क्या होगा, ठीक है। तो एक्स का हल हम कैसे निकालेंगे 11th नंबर में, तो देखिए एक्स का मान हम निकालना है। तो इसको देखिए यहाँ पे वो एक्स और एक्स यहाँ पे दो गुना है, तो इसको हम 2 से गुना कर लेंगे। तो समीकरण 1 को हम 2 से गुना करते हैं और कितना आ जाएगा 2x 3 दूना 6y इज इक्वल टू 5 दूना 10, ठीक है। गुना करके लिख दें, अब इसको जस का तस नीचे लिख देंगे, 2x - y और इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, घटा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 6y + y क्या हो जाएगा 7y आपका हो जाएगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा 10 में 3 घट जाएगा तो 7। तो यहाँ से देख सकते होंगे कि y का वैल्यू कितना आ गया, अगर कटाते हो तो 7 कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 आपका y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। y का यही वैल्यू जो हमें समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 को हम आगे बढ़ाएंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो x का जस का तस रखेंगे और 3y, तो 3 और y का वैल्यू 1 है, तो 3 × 1 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। ये 3 जाकर उधर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 में 3 जाएगा 2 आ जाएगा। तो कौन सा आपका मैच कर रहा है आपको यहाँ पे, तो मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x इक्वल टू वाई 2 और y इक्वल टू 3। तो आपको k का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है? k का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस y का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 पुट कर देंगे इज इक्वल टू k। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ये गुना में रहता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू के। तो के का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया, 4 3 7। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एक्स और वाई का आपको हल पूछ रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको दे दिया गया है, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में भी आपको क्या क्या दिया हुआ देखिए मैं दिखा देता हूँ। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। एक्स इज इक्वल टू 3 है और वाई इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे पुट करके देखो 3 और 5, 5 3 8 यहाँ पे नहीं मिलता, तो ये आंसर सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू 9 और वाई इज इक्वल टू 7। तो ये मैच कर रहा है क्या, 9 और 7, 7 14 15 16, हाँ ये मैच कर रहा है। क्या इसमें मैच कर रहा है? तो 9 माइनस 7 2। हाँ तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, लेकिन बना लेगो तो वो भी अच्छा है। आप लोग को बनाने भी सीखना है। तो देखिए हम बना देते हैं आपको। ठीक है। तो देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो आप लोग दोनों को यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे। जोड़ने पर वाई और वाई मतलब कि हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर, देखिए यहीं पे हम जोड़ देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे लाके यहाँ से, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आप लोग नीचे जोड़िएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स और एक्स 2 एक्स हो जाएगा जोड़ के, और ये वाई और वाई जोड़ के कट जाएगा, और 16 2 कितना होता है, 18 हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना है, 2 इधर जाके कट जाएगा, कितना हो जाएगा, बटा में जाएगा ना, तो हो जाएगा 18/2। मैं बना ही देता हूँ, 18/2 2 9 18। तो यहाँ से क्या आया, एक्स इज इक्वल टू 9 आपका आया। कितना है, एक्स इज इक्वल टू 9। अब ये 9 आपको यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाला इसको समीकरण 1 मान सकते थे, इसको समीकरण 2। तो चलिए समीकरण 2 में ही पुट कर देते हैं। तो समीकरण 2 को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, समीकरण 2 को आगे बढ़ाएंगे तो एक्स का वैल्यू हमको 9 मिल गया, तो 9 माइनस वाई का वैल्यू पता नहीं है, वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए वाई इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 7 आ गया। तो वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स इज इक्वल टू 9 आपको कौन सा ऑप्शन में, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में ऐसा है। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है द्विघात समीकरण का घात क्या होता है। द्विघात समीकरण आपको मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे जो x का अधिकतम यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ठीक है, घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। तो इसका घात कितना कहलाता है, ये घात कहलाता है। ठीक है। जो सबसे अधिक जो रहता है घात, उसी को हम क्या बोलते हैं, समीकरण की घात कहते हैं। तो समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना, जो कि बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घात पूछ रहा था। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है और द्विघात समीकरण का आपको पूछा जा रहा है कि मूल कैसा होगा। तो मूल कैसा होगा, तो आपको मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद देखिए हम इसका क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। जब भी हमको निकालना रहता है कि इसका मूल का प्रकृति क्या होगा, तो हम लोग डी कैलकुलेट करते हैं। तो डी का वैल्यू क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी का वैल्यू यहाँ पे -6 है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी का वैल्यू अगर अपनी सुविधा के लिए लिख लेते हो तो अच्छी बात है, बी का वैल्यू -6 है और सी का वैल्यू कितना है, 1 है। तो आप लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा एग्जाम में, ताकि दिक्कत ना हो। तो डी का वैल्यू यहाँ से हम फिर से कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब कि -6 का स्क्वायर, ठीक है, -4 और ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है। देखिए ये सब गुना में लिखा हुआ है, सी का वैल्यू 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा, और -4 4 4 एकम 4 है ना, तो -4, तो कितना आ गया, डी इज इक्वल टू 32 आ गया। कोई भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 32 है, यहाँ पे देखिए 32 है, तो ये धनात्मक है, ये धनात्मक हुआ ना, धनात्मक पॉजिटिव धनात्मक है, तो धनात्मक है, इसका मतलब डी कितना आ गया, 0 से बड़ा आ गया। तो जब डी 0 से बड़ा होता है, तो आप सभी को पता होगा कि जब डी 0 से बड़ा होता है तो कैसा मूल होता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक, है ना, वास्तविक और असमान होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जब डी इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो वास्तविक और असमान आपका आंसर होगा। डी इज इक्वल टू 0 रहता तो वास्तविक और समान आता। अब 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपको द्विघात समीकरण ऐसा करके दिया हुआ है, तो इसको हम इसका आपको फॉर्म में लिख दिए हैं, और इसका पूछ रहा है कि इसका मूल अगर अल्फा बीटा, इसके 2 मूल दे दिए गए हैं अल्फा बीटा, तो आपको पूछ रहा है कि आपको क्या पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको शून्यकों का योग हो गया। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो -b यहाँ पे देखिए, b यहाँ पे 3 है, तो 3 का -3 लग जाएगा, तो -3, और a यहाँ पे कितना है, 1 है ना, दिख पा रहा होगा 1 है, तो क्या लिखेंगे, -3/1। तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का आपका वैल्यू कितना हो गया, ये 1 को हम हटा भी सकते हैं, तो -3 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शून्यकों का योग कितना आया, -3। ठीक है।
17th नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इसका विविक्तर पूछ रहा है, समीकरण का विविक्तर पूछ रहा है। तो विविक्तर को आप लोग को पता होगा, मैंने बताया था कि डी बी कहते हैं, इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर, यहाँ पे ये बी है -6 और 4 ए है 1, यहाँ पे 1 से गुना है और सी यहाँ पे 3 है। तो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, -6 का स्क्वायर लिख देंगे, -4 और ए का वैल्यू कितना भी मैंने बताया कि 1 है और सी का वैल्यू 3 है। तो कितना आ जाएगा, 6 छक 36 और 4 तिया 12 माइनस घट जाएगा। तो विविक्तर का वैल्यू आपको कितना है, 24। ठीक है, तो आपका 24 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 17 का 24 कहीं दिया ही नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 24 इसका आंसर होगा, इतना आप लोग जानिए, इसका आंसर कहीं पे मैच नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में कहीं नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। तो वास्तविक मूल नहीं है तो क्या पता चलता है, इससे हमको सीधा पता चलता है कि वास्तविक मूल नहीं है, मतलब कि अवास्तविक मूल है उसका। क्या है, अवास्तविक मूल है, अवास्तविक मूल है, इसका मतलब यही होता है। और अवास्तविक मूल है तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि डी आपका लेस देन जीरो होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो डी जब लेस देन जीरो होगा तो बी स्क्वायर, आप लोग पढ़े होंगे कि वास्तविक मूल जब नहीं होता है तो डी लेस देन जीरो होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ कि जब डी लेस देन जीरो होता है तो अवास्तविक मूल होता है, जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो वास्तविक मूल होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो डी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो वास्तविक मूल होगा, देखिए जो ऊपर लिखा हुआ वास्तविक मूल, अगर डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वास्तविक और बराबर मूल। ठीक है, और डी अगर लेस देन जीरो हो जाएगा तो अवास्तविक मूल। ये तीनों चीज आप लोग को याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका मूल समान है तो के का वैल्यू निकालना है। मूल समान जब आपको दे दिया गया तो अभी मैंने बताया कि डी इक्वल टू जीरो लेना है, तो डी इक्वल टू जीरो लेंगे तो मूल समान है, इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आया आपको 19 नंबर क्वेश्चन में कि डी इक्वल टू जीरो होगा, तो डी इक्वल टू जीरो लिख दीजिएगा। तो डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। अब वैल्यू बैठा दीजिए, बी का वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर है ना, अच्छा से लिख नहीं पाए, -2 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 लिखिए, सी का वैल्यू के बराबर दिया तो के लिख दीजिए इज इक्वल टू जीरो। 2 दूना 4 हो जाएगा, -4 के हो जाएगा ना इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे देखिए 4 इज इक्वल टू 4 के हो गया, के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू अगर कटा दोगे तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग दोगे तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, के इज इक्वल टू 1, आपका 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन मैच कर रहा था, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ये देखिए एक्स है माइनस एक्स और यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाता है -6x स्क्वायर, तो -6x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए -3x इंटू 2x कीजिएगा तो क्या आएगा, -6x स्क्वायर आएगा। तो उसी को हम तोड़ दिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया -3x + 2x, ये वाला को हम इस रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद -6 + 0। अब इसके देखिए यहाँ पे इस दोनों को से की हेल्प से ही तोड़ते हैं, इसलिए मैंने लिखा था। अगर आपको डायरेक्ट तोड़ पा रहे हो -x को -3x + 2x तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से हम ऐसे ले लेंगे कॉमन और यहाँ से ऐसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे लेने के बाद ये x + 2 अलग आ जाएगा और ये x - 3 आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से x - 2 आएगा आंसर और यहाँ से x + x = 3 आंसर आएगा। तो आपके सुनिए कौन कौन हो गया, -2 और 3। एक और फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, ये वाला फार्मूला यूज करके, -b + -√b² - 4ac/2a। तो अगर ये वाला से फार्मूला से भी निकालते हो तो भी आपको निकल जाएगा। ठीक है, मैंने सभी का वैल्यू पुट करना है, 2 शून्य का आपको मिल जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए प्रथम पद और सार्वंतर आपको दिया है, एपी का एनवा पद पूछ रहा था। एपी का एनवा पद का आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, a + n-1, जहाँ पे n क्या है, पद की संख्या है। ठीक है, n-1 इंटू डी, तो आपको ये कौन सा मैच कर रहा है, आपका ये मैच कर रहा है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तो आपको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, n = a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है आपको, 22 नंबर क्वेश्चन में एपी दे दिया गया है और एपी से हम यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि 30वां पद क्या होगा, मतलब कि a 30 पूछ रहा है। ठीक है, तो हम पहले a लिख लेते हैं, a कितना आपको दिया हुआ है 10, देखिए पहला पद, और d कितना हो जाएगा, तो 7 में 10 घटाएंगे, तो 7 में 10 घटेगा तो -3 ना हुआ, -3। और हमको पूछा जा रहा है an, तो an आपको कितना दिया हुआ है, an = 30 दिया हुआ है, नहीं सॉरी 30वां पद दिया हुआ है, 30वां पद है
है ना, 300 पद पूछा जा रहा है। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 30 हो जाएगा। an हमको पता नहीं है, तो a30 अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो a30 an का फॉर्मूला भी हमको बता दिया हम लोग, ठीक है। तो a30 हो जाएगा, an का फॉर्मूला भी आप लोग को हम यहाँ बताएं, तो यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 प्लस फिर देखो n-1, तो n यहाँ पे 30 है तो क्या हो जाएगा 30-1, और फिर d का वैल्यू हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं, तो -3, देखिए यहाँ पे d गुना में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, गुने -3 है, गुने -3, तो ये 10, और ये माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा 29 को 3 से गुना कीजिएगा तो 87 आता है, तो -77 आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 10 में -87 जाएगा तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर का, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर में आपको फिर से एपी दिया हुआ है, 23 नंबर में एपी दे दिया गया है, और आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पद 23 होगा, तो यहाँ से ए लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 7 में 5 गया तो 2 हो जाएगा, और फिर आपको पूछा जा रहा है कि ए एन का वैल्यू आपको दे दिया गया 27, तो 27 कौन सा पद है, कौन सा पद है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू आपको पता लगाना है कि कौन सा पद है। तो एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए एन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे फिर से, तो एन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, अभी आपको बता दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे ए एन का वैल्यू कितना जगह 27 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस n-1, तो n का वैल्यू तो हमको पता नहीं है तो लिख देंगे, d का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से आगे आ रहे हैं यहाँ, तो 27 इज इक्वल टू 5 प्लस 2n और -2, ठीक है। ये देखिए 2 1 या -2, तो यहाँ से देखिए 5 में 2 चल जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ से फिर आगे बढ़ाते हैं, 27 इज इक्वल टू 2n, और 5 में 2 चला गया तो 3 प्लस का 3, और ये 3 उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा, तो 27 में 3 इधर जाके घट जाएगा तो 24 बचेगा, और इज इक्वल टू 2n इधर रह जाएगा। अब डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा, n का वैल्यू देखिए 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो n का वैल्यू 12 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा, कौन सा पद हो जाएगा 27, 27 आपका 12वां पद आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो हमको एपी बन जाएगा। तो एपी देखिए किस प्रकार का बनेगा हम लोग बता दें। पहला आपका विषम संख्या 1 है, दूसरा विषम संख्या 3 होता है, फिर 5 होता है, इसी तरह से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आपको ए का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया, ए मिल जाएगा 1, डी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3 में 1 गया तो 2, 5 में 3 गया तो 2, 2 आ रहा है सब जगह, तो डी का वैल्यू 2 हो जाएगा। और एन यहाँ पे पदों की संख्या है, तो एन यहाँ पे 15 आ जाएगा। कैसे लिखे फिर से मैं बता देता हूँ, पहला पद को ए लिखे हैं 1, डी को सार बनता है अगला पद माइनस पिछला पद, तो ठीक है, 3 में 1 गया तो 2, और एन की संख्या यहाँ पे 15 है तो 15। हमको यहाँ पे सम पूछ रहा था, एस एन का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, n/2, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, 15 विषम संख्याओं का पुट पूछा गया तो n यहाँ पे 15 है, यहाँ पे फिर 2a, a का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। फिर n का वैल्यू हमको यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ देखिए 15/2 ऐसा रह जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 2 प्लस ये 14 हो जाएगा, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 14 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा 15/2 और 2 प्लस 14 दूनी 28 होता है, ठीक है 28। इसका आगे हम यहीं पे आगे बढ़ाते हैं, तो 15/2, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 से 15 चला जाएगा, आया 15 गुने 15, तो 15 गुने 15 आ गया विषम संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा 15 15 है 225, तो 225 कौन सा मैच कर रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 225 सी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा जा रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो संगत कोण क्या होते हैं आपको पता होगा, बराबर होते हैं, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर, कोण बराबर होते हैं और भुजा समानुपाती होती है, याद रखिएगा। जैसे देखिए ये आपको बना हुआ है, ठीक है, देखिए ये इसके समानुपाती है, ये इसके समानुपाती, ये इसके समानुपाती है, तो इससे क्या होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण के बराबर होगा, ये कोण के बराबर होगा। तो कोण बराबर होते हैं और भुजा समानुपाती होती है, तो भुजा बराबर होना जरूरी नहीं है लेकिन कोण समानुपाती होना चाहिए। उसी के जैसा देखिए 26 नंबर क्वेश्चन वही पूछ लिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। आप लोग पढ़े होंगे ये वाला क्वेश्चन जो आप लोग का है, ये वाला इसी से
देखिए ऐसे करके जो क्वेश्चन था कि ये आपको यहाँ से इसके समांतर, ये भुजा के समांतर ये यहाँ से खींचा गया है एक लाइन, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये बटा ये इक्वल होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, तो कि दो भुजाओं को, ये और ये भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे अगर 1/2 है तो यहाँ पे भी 1/2 होगा। यहाँ अगर 3/4 है तो यहाँ भी 3/4 होगा। तो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऊपर वाला का कौन सा ऑप्शन बताए थे हम, ऊपर वाला का कोण का हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, संगत कोण बराबर होते हैं। सी ऑप्शन आपको 25 का सही हो जाएगा। 25 का सी और 26 का ए। तो आप लोग ये सभी नोट कर लीजिएगा। 27 नंबर भी क्वेश्चन नंबर सेम ही तरह से है। मैंने आपको बताया कि भुजा समानुपाती होती है, संगत भुजा, ठीक है। तो आपको ये बता देंगे, एक भुजा ये है त्रिभुज, और ये एक त्रिभुज बड़ा है इससे थोड़ा, ठीक है। ये देखिए उससे बड़ा है। तो देख पा रहे हो दोनों भुजा, दोनों त्रिभुज बड़ा है एक छोटा है, लेकिन अगर दोनों समरूप हैं, ये दोनों अगर समरूप हैं तो क्या पता चलता है कि ये बटा ये बटा ये बटा ये तीनों भुजा एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपातिक होंगे। मतलब कि अगर ये 4 है और ये 6 है तो यहाँ देखिए ये 8 होगा, तो उसके समानुपातिक यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ का 4 का 6 है तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसी के हिसाब से बढ़ रहा है कि 4 का 6 तो 10 का यहाँ पे 15 हो जाएगा। समानुपातिक होता है, ताकि 4/6 कितना हो गया, 4/6 यहाँ पे देखो 2/4 आ जाता है, ठीक है। मतलब कि 2/3 आ जाता है। फिर देखो 8/12 भी हम करेंगे तो वही आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 सभी में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, समानुपातिक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब 28 नंबर में पूछ रहा है कि कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो आप लोगों को पहले बता दिया था कि 28 नंबर क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा कि समरूपता की कसौटी कौन कौन है। तो समरूपता की कसौटी ए है, तीनों कोण बराबर होना चाहिए। तो आप लोग पढ़े ही अभी बता दिया था आपको। दूसरा देखिए एस ये भी होता है कि भुजा कोण भुजा। तीसरा देखिए एस तीनों भुजा बराबर हो सकते हैं, तो वो भी समरूपता का एक कसौटी ही है, लेकिन ए ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज है इसका मतलब, और दिया हुआ है AB समांतर CD है। क्या दिया हुआ है, AB समांतर CD हमें दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ दिया है कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैंने चित्र बना दिया है। यदि आपको दिया हुआ है कि AB = 2CD है, क्या दिया हुआ है, AB = 2CD हमें दे दिया गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम क्या लिख सकते हैं, AB/CD, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/1, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग यहाँ से देख सकते होंगे, पूछ रहा है कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमको। तो देखिए त्रिभुज AOB और COD, ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो देखिए, तो संगत भुजा का देखते हैं। तो संगत भुजा देखिए AOB त्रिभुज का संगत भुजा AB है और COD का संगत भुजा CD है, ठीक है। अभी मैं आगे भी समझाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट पहले आंसर सुन लीजिए, उसके बाद मैं दोनों को समरूप सिद्ध करूंगा, सिद्ध करके बताऊंगा कि मैंने संगत भुजा कैसे लिया है। तो इसका संगत भुजा AB अगर हम लेते हैं तो इसका संगत भुजा CD लेते हैं, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है अनुपात इसका, पहले पूछ रहा है त्रिभुज AOB का फिर COD का। तो पहले हम AOB का AB ही ले लेते हैं। तो AB भुजा इसका लेंगे और इसका CD भुजा लेंगे, ठीक है। और क्षेत्रफल का अनुपात आप लोगों को पता है कि संगत भुजा के वर्ग का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया, देखिए जब AB हम लिए हैं तो AOB पहले लेंगे, त्रिभुज AOB, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो त्रिभुज, यहाँ पे CD अगर हम लोग भुजा लिए हैं तो CD का संगत, CD किस त्रिभुज का भुजा है, तो COD का, तो त्रिभुज COD लेंगे, ठीक है। कैसे लिए आपको समझ में आ गया, आपको बता दिए। संगत भुजा के वर्ग का अनुपात जो होता है वो उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो AB का वैल्यू आपको पता चल गया कि 2 है और CD का वैल्यू 1 है, तो 2/1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/1, ठीक है। 4/1 हो गया एरिया त्रिभुज AOB का, और क्षेत्रफल, एरिया को क्षेत्रफल भी बोलते हैं हिंदी में, COD का। तो इससे क्या पता चला कि हम, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4:1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आप लोग पूछेगा कि सर हम लोग कैसे ऐसे कह सकते हैं, दोनों को हम लोग को दिखाना पड़ेगा क्या,
समरूप दिखाना होगा। कैसे संगत भुजा लिए अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए हम कैसे सिद्ध करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग सिद्ध भी कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये देखिए ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो क्या हो जाएगा, अगर आपको यहीं तक आपको आंसर लिखना है यहीं तक, लेकिन अगर आप फिर भी आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बता देते हैं कि दोनों को समरूप कैसे सिद्ध किया जाता है। एक समलंब चतुर्भुज का एक गुण होता है, समलंब चतुर्भुज का एक गुण होता है, याद रखिएगा कि उसके जो विकर्ण होते हैं, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समानुपात में विभाजित होते हैं। तो देखिए जो विकर्ण है BD और जो विकर्ण है CD CA, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा परस्पर अनुपात में समद्विभाजित होते हैं। मतलब अगर ये 1 है तो ये इधर 2 हो जाएगा, इधर अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 1 इधर है तो 2 इधर हो जाएगा, ये 1 इधर है तो ये 2 इधर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, तो देखिए हम दोनों को पहले समरूप सिद्ध करेंगे। अगर ये आपको समझ में इधर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं कुछ बच्चों को जो समझ सकते हैं वो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए हम दोनों को समरूप त्रिभुज सिद्ध करेंगे। त्रिभुज हमको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए AOB, तो कोण AOB आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ए आपका कसौटी नियम है, ए कसौटी होता है समरूपता का, तो वही हम सिद्ध कर रहे थे। देखो AOB और COD हो जाएगा बराबर। ठीक है, COD कौन से नियम से, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो कोण ODC, पहले हम AOB का लिख रहे हैं, AOB तो इसी का लिख लेते हैं OAB, और O देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा एकांतर कोण से, तो वही हम लिखना चाह रहे हैं। तो कोण AOB लिखेंगे, कोण OAB ठीक लिखे OAB और यहाँ पे लिखेंगे OCD, कोण OCD यहाँ पे हम लिख सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से आगे लिख सकते हैं। आगे देखो इसी तरह से ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण, तो क्या लिख सकते हैं, कोण पहले इधर वाला त्रिभुज का लिख रहे हैं तो OBA बराबर हो जाएगा कोण ODC, क्या हो जाएगा, कोण ODC। तो यहाँ से देखिए संगत कोण क्या क्या मिला, O के संगत हो गया, AC का संगत हो गया और BD का संगत हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज क्या लिखेंगे, इसका संगत चीज देखना होगा। तो A के संगत कौन है, A के संगत C है तो C लिखेंगे, O के संगत O है तो O लिखेंगे, और B के संगत D है तो यहाँ पे D लिखेंगे। तो इससे समझ में आ गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब समरूप हो गए तब तो आप लोग कह ही सकते हैं कि इसके जो विकर्ण के जो भुजा होते हैं वो परस्पर समानुपात या अनुपात में विभाजित करते हैं, समान अनुपात में। तो समान अनुपात में जब विभाजित करते हैं तो जब इसका 1 इधर रहेगा तो इधर इसका 2 रहेगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तब ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं समरूप त्रिभुज से। समरूप त्रिभुज से ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा के स्क्वायर है ना, उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम आप लोग को सिद्ध करना चाह रहे थे, तो आप लोग को सिद्ध करके भी दिखा दिए कि कैसे समरूप होगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आए तो सिर्फ इतना ही काम है, आपको समरूप दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आसान दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि कर्ण का स्क्वायर जब दिया हुआ है कि कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये किसका फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ देखिए 31 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है उसको चलिए देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको आधार और लंब दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आधार हम लिख लेते हैं, आधार हमको कितना दिया हुआ है, आधार अब शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमको लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए डायरेक्ट हमको आंसर याद है, 5, 12 और 13 पाइथागोरस त्रिक हैं, 5, 12 और 13 पाइथागोरस त्रिक हैं, तो जो भी 13 दिख रहा है वो कर्ण होगा। तो इस हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि 13 डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप पूरा अच्छे से नियम से बनाना चाहते तो देखिए क्या होता है, नियम से अगर बनाना चाहते तो पाइथागोरस थ्योरम याद रखिए कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का, ऐसे पाइथागोरस त्रिक है ये याद रखिएगा, ये पाइथागोरस त्रिक है। इसी तरह से 3, 4, 5 भी पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, तो कर्ण कौन होता है, सबसे बड़ी भुजा 5, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा 13, तो 13 हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिक याद रखा कीजिए। ठीक है, तो 5, 12, 13, 3, 4, 5 ये सभी पाइथागोरस त्रिक हैं। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, अगर फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों लिख के स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर ही हमको कर्ण ही ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। आधार का भी वैल्यू आपको 5 दिया तो 5 का स्क्वायर, और लंब का वैल्यू दिया है 12 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25, 25 और फिर 12 12 हैं 144 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया, दोनों को जोड़िएगा तो कर्ण का स्क्वायर
169 आ गया। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कर्ण इज इक्वल टू 169 का आप कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे निकालिएगा, ठीक है। तो 13 13 169 से 13 का जोड़ा लग गया, तो रूट अंडर अगर 13 अगर लोगे तो कितना आ जाएगा, 13 बाहर निकल जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, तो डी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। तो देखिए वृत्त पे पूछा जा रहा है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा यहाँ पे हो गया, और आपको पूछ रहा है कि बिंदु कौन सी बिंदु केंद्र से, तो केंद्र यहाँ पे है, तो न्यूनतम दूरी कहाँ पे होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्पर्श बिंदु, ऑप्शन सुन लीजिए, स्पर्श बिंदु दिया हुआ है पहला ऑप्शन स्पर्श बिंदु, सेकेंड ऑप्शन भी दिया हुआ है बाह्य बिंदु। यह मैं क्वेश्चन अच्छे से समझा देना चाह रहा हूँ। सी ऑप्शन दिया हुआ है रेखा पर स्थित सभी बिंदु, रेखा के बिंदु, इतना समझ लीजिए, रेखा पर स्थित बिंदु वही है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों स्पर्श बिंदु यहाँ से यहाँ, इसकी दूरी ये हो जाएगी त्रिज्या के बराबर, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, बाह्य बिंदु आपका इधर कहीं रहेगा, ये इससे ज़्यादा दूरी पर है, देखिए ये ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है। तो ये अभी आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। रेखा के बिंदु, तो रेखा के बिंदु सभी बिंदु अगर आप देखिएगा तो ये बिंदु तो सबसे सामने ठीक है, लेकिन ये वाला बिंदु ज़्यादा दूर हो जा रहा है, तो सबसे सामने यही वाला आपको दूरी पड़ रहा है, देखिए ये वाला, तो ये वाला क्या था, स्पर्श बिंदु था, तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 32 था ऊपर वाला, 33 देखिए क्या पूछ रहा है। तो 33 में आपको पूछ रहा है कि वृत्त के व्यास पर खींची गई, तो वृत्त का अगर व्यास ऐसे है, तो अगर व्यास अगर हम ऐसे अगर देख लेते हैं, तो वृत्त के व्यास पर जो खींची जाती है स्पर्श रेखा, तो वो बिल्कुल क्या हो जाती है, आपस में समांतर होती है। देखिए ये आपस में समांतर हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। तो समांतर होती हैं, तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये बिल्कुल अपने आपस में एक दूसरे से समांतर होंगी, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए ओ केंद्र का एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें पी ए पी बी स्पर्श रेखा है, तो पी ए पी बी हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है, एक ही बिंदु से है दोनों। देखिए पी ए, तो यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे ए ले लिया मैं, यहाँ पे बी ले लिया, ठीक है। तो पी ए पी बी आपका स्पर्श रेखा है। तो आपको क्या पूछ रहा है, ये ओ केंद्र पर आपका किसका वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है ओ ए पी का। तो ओ ए पी ये कोण आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा पर जो बनती है कोण वो समकोण होता है, तो ये समकोण होगा, तो 90 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 90 डिग्री आपका आंसर सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखो पूछ रहा है कि फिर से दिया हुआ है उसी तरह का क्वेश्चन है कि ओ केंद्र है, ओ केंद्र पर आपका दो स्पर्श रेखा खींचा गया पी क्यू और पी आर, तो पी क्यू और पी आर हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ से पी रहेगा, पी क्यू और पी आर यहाँ पे खींच लिए, और इसको मैच करा देते हैं, ठीक है। तो मैच करा दिए, तो यहाँ पे आपको पता होगा ये दोनों समकोण हो जाएगा, स्पर्श रेखा है। तो पूछ रहा है कि कोण क्यू पी आर आपको यहाँ पे 80 डिग्री दे दिया गया है, क्यू पी आर 80 डिग्री दे दिया गया है। आपको पूछ रहा है कि कोण आर ओ और पी सॉरी ओ आपको दिया हुआ है, आर ओ क्यू पूछ रहा है, आर ओ क्यू ये कौन पूछा जा रहा है, ये कौन, तो कौन आर ओ क्यू आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि ये दोनों कोण जब 90 डिग्री होता है, और ये दोनों कोण आपस में जुड़ के 180 डिग्री होता है, तो ये कोण और प्लस ये 80 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो ये आपको क्या निकल जाएगा, कोण आर ओ क्यू किधर कितना हो जाएगा, 80 उधर जाके घट जाएगा, तो 100 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 35 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 36 नंबर क्वेश्चन आपका आसान था। तो 36 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। तो आपको सभी को पता है कि त्रिज्या क्या, व्यास क्या होता है, व्यास आपका त्रिज्या का दोगुना होता है, 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 36 का बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखिए उसी तरह सेम है, तो 37 भी मैं यहीं पे बता देता हूँ कि 60 डिग्री के केंद्र बना रहा है, ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पे आपका चाप द्वारा बनाया जा रहा है 60 डिग्री। तो इसका आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है 14 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये 14 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे, बट्टा में 360, पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, आर का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो 14 फिर इंटू 14, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 छक 36, 7 दूनी 14 कट जाएगा, फिर देखिए 2 तिया 6 कट जाएगा। अब ये देखिए 22 गुने 14/3 हो जाएगा, इधर आगे मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 22 गुने 14/3
3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो याद रखिए 308 बटे, ये दोनों गुना करोगे तो 308 आएगा। यहाँ पे गुना कर देता हूँ, 22 गुने 14 तो हो जाता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 और 2 कितना आ जाता है 8, 10 के शून्य हाथ में 1, 3, 308 आया मैंने बताया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है वो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए सेम है, सिर्फ आपका यहाँ पे आपको दिया हुआ है त्रिज्या चेंज कर दिया गया है। 60 डिग्री फिर से वही अंतरित कोण बन रहा है, 60 डिग्री यहाँ पे फिर है, लेकिन 60 डिग्री के साथ जो यहाँ पे आपको त्रिभुज का जो जो आपका यहाँ पे 60 डिग्री के बाद जो त्रिज्या दे दिया गया वो 21 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर उसी तरह से निकालेंगे, पिछला फॉर्मूला यूज कर लिए वही वाला। तो पाई थीटा बटे 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर में 21 यूज होगा, तो 21 गुने 21 हो जाएगा इस बार, है ना। तो फिर ये 6 बार से चला जाएगा, 7 या 21 जाएगा, और फिर देखो 3 दूना 6 जाएगा, 2 से 11 बार में चल जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, तो क्या हो जाएगा 11 गुने 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा 232 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन, सॉरी 231 हो जाएगा, 231। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो आपको यहाँ पे आर का वैल्यू दे दिया हुआ है, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7। तो कैसे हो जाएगा आंसर, देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू बैठाएंगे तो 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 गुने 7, और ये हाफ को हम बाहर कर देते हैं, हाफ गुना पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 सत्ते कितना होता है, ये 2 से कटा देते हैं, तो 2 1 गेम 2 2 एकम 2, तो 11 सत्ते कितना आ जा रहा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। कैसे कटाएं फिर से देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू है 7 गुने 7, और ये हाफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हाफ गुने पाई आर स्क्वायर, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए पाई आर स्क्वायर को पहले लिख लिया, 22/7 गुने आर, फिर ये हाफ को इधर रख दिया है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा था। अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा रहता तो आंसर मिल रहा है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, देखिए इतना, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 होता है, तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो क्या आ जाता है आंसर, तब आ जाता है 77/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है। तब आंसर सही होता है जब चतुर्थांश लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे अर्धवृत्त दिया हुआ है तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको कि एक वृत्त की कोई जीवा, ठीक है, वृत्त की कोई जीवा उसके त्रिज्या के बराबर, तो इसकी त्रिज्या ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर और ये भी आर हो जाएगा। तो देखो जब तीनों भुजा जब बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का कोई भी कोण 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री आपको कौन सा ऑप्शन सही है लग रहा है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।